कहानी की शुरुआत होती है सेंट जूड नाम के एक अनाथालय से। यहाँ हमारी मुलाकात होती है 35 साल के वॉल्टर क्रंक से। वॉल्टर बचपन से ही इसी अनाथालय में बड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि 35 साल का इतना बड़ा आदमी अनाथालय में क्या कर रहा है। दरअसल वॉल्टर की भारी भरकम और अजीब कदकाठी को देखकर आज तक उसे किसी भी परिवार ने गोद नहीं लिया, इसलिए वो यहीं रहकर बच्चों की देखभाल करता है और छोटे मोटे काम संभालता है। वॉल्टर दिल का बेहद साफ है, लेकिन उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम है। वो बहुत ज्यादा भुलक्कड़ और अनाड़ी है। वो जहां भी जाता है कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देता है। एक दिन अनाथालय के बच्चे एक नाटक की रिहर्सल कर रहे होते हैं। वॉल्टर भी उसमें एक छोटा सा रोल कर रहा होता है, लेकिन तभी वॉल्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके विशाल शरीर के गिरते ही पूरा का पूरा नाटक का सेट ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। अनाथालय की हेड सिस्टर फ्रैंकेस्का वॉल्टर की इन हरकतों से परेशान तो रहती हैं, लेकिन वो यह भी जानती हैं कि वॉल्टर बच्चों से बहुत प्यार करता है। अगले ही दिन वॉल्टर अपने सबसे अच्छे छोटे दोस्त हेनरी के साथ किचन में खाना बना रहा होता है। तभी वॉल्टर को किसी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ता है और वो हेनरी को ध्यान रखने के लिए कहता है, लेकिन हेनरी अपने वीडियो गेम में इतना खो जाता है कि उसका ध्यान चूल्हे से हट जाता है। देखते ही देखते किचन के चूल्हे से निकली चिंगारी पूरे कमरे में फैल जाती है। जब तक वॉल्टर वापस आता, किचन में भयंकर आग लग चुकी होती है। वॉल्टर बच्चों को तो बचा लेता है, लेकिन पूरा किचन जलकर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तभी वहां म्यूनिसिपल कमेटी के लोग और इंस्पेक्टर आते हैं। वो साफ साफ कह देते हैं कि इस अनाथालय का किचन अब बच्चों के रहने लायक नहीं बचा है। अगर अगले 10 दिनों के भीतर इस किचन को दोबारा नए जैसा ठीक नहीं किया गया और $25,000 का जुर्माना नहीं भरा गया, तो कानूनन इस पूरे अनाथालय को हमेशा के लिए सील कर दिया जाएगा और सभी बच्चों को अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाएगा। अब अनाथालय के सामने यह सबसे बड़ा संकट था, क्योंकि उनके पास इतने पैसे लाने का कोई रास्ता नहीं था। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे दूसरे मेन कैरेक्टर एडी सुलिवन की। एडी एक छोटा मोटा MMA फाइट प्रमोटर है, जो हर वक्त बस जुगाड़ लगाने और पैसे कमाने की फिराक में रहता है। लेकिन इस वक्त एडी की किस्मत बहुत खराब चल रही है। उसने शहर के एक बहुत ही खतरनाक और रसूखदार लोकल क्रिमिनल और राइवल प्रमोटर मेम्फिस अर्ल से बहुत बड़ा कर्जा ले रखा है। मेम्फिस अर्ल के पास इस समय का सबसे खूंखार और बेरहम फाइटर है, जिसका नाम है रेड्रम। रेड्रम रिंग में अपने सामने आने वाले हर फाइटर की हड्डियां तोड़ देता है। मेम्फिस अर्ल एडी को धमकी देता है कि अगर उसने जल्द ही उसका सारा पैसा वापस नहीं किया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। एडी के पास इस मुसीबत से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, न्यू ऑर्लियंस में होने वाला एक बहुत बड़ा MMA टूर्नामेंट, जिसकी प्राइज मनी पूरे $1,00,000 है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एडी के पास ऐसा कोई फाइटर ही नहीं था जो रेड्रम का सामना कर सके या उस टूर्नामेंट को जीत सके। परेशान होकर एडी एक चर्च में जाता है और वहां भगवान के सामने घुटने टेक कर दुआ मांगता है कि उसे कोई ऐसा फाइटर मिल जाए जो उसकी जिंदगी बचा सके। ठीक उसी समय चर्च की छत पर कुछ रिपेयरिंग का काम कर रहा वॉल्टर अपना बैलेंस खो देता है। वो सीधे छत को तोड़ते हुए नीचे गिरता है और बिल्कुल एडी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब एडी अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने 7 फीट ऊंचा और 450 पाउंड का एक दैत्य खड़ा होता है। एडी को लगता है कि भगवान ने उसकी दुआ सुन ली है। वो वॉल्टर के इस विशाल शरीर को देखकर समझ जाता है कि अगर इस बंदे को रिंग में उतार दिया जाए तो यह किसी को भी मसल कर रख सकता है। एडी बिना एक पल गंवाए तुरंत अनाथालय की हेड सिस्टर फ्रैंकेस्का के पास पहुंचता है। वो उनके सामने एक बिजनेस डील रखता है। एडी कहता है कि वो वॉल्टर को न्यू ऑर्लियंस के MMA टूर्नामेंट में ले जाना चाहता है। वहां फाइट से जो भी कमाई होगी उससे अनाथालय का नया किचन भी बन जाएगा और उनका कर्ज भी माफ हो जाएगा। सिस्टर फ्रैंकेस्का पहले तो वॉल्टर को ऐसी खतरनाक जगह भेजने से साफ मना कर देती है, क्योंकि वॉल्टर ने कभी किसी पर हाथ भी नहीं उठाया था और वो बहुत ही ज्यादा भोला था। लेकिन जब सिस्टर फ्रैंकेस्का रोते हुए बच्चों को देखती हैं और अनाथालय बंद होने का डर सताता है तो वो भारी मन से मान जाती हैं। पर वो एक सख्त शर्त रखती हैं कि अनाथालय की एक समझदार केयरटेकर मैरी भी इस सफर में वॉल्टर के साथ जाएगी, ताकि वो वॉल्टर का ख्याल रख सके और एडी पैसों में कोई हेरा फेरी न कर पाए। एडी को न चाहते हुए भी यह शर्त माननी पड़ती है, क्योंकि वॉल्टर के बिना उसका बचना नामुमकिन था।
अब यहाँ से शुरू होता है एडी, मैरी और वॉल्टर का न्यू ऑर्लियंस के लिए एक यादगार और मजेदार रोड ट्रिप का सफर। एडी के पास एक पुरानी खटारा गाड़ी होती है जिसमें वॉल्टर बड़ी मुश्किल से ठूस ठूस कर बैठता है। सफर लंबा था और रास्ते के खर्चे निकालने के लिए एडी दिमाग लगाता है। वो न्यू ऑर्लियंस पहुंचने से पहले ही रास्ते के छोटे मोटे कस्बों में वॉल्टर की अनऑफिशियल और लोकल फाइट्स बुक करना शुरू कर देता है। उनकी पहली फाइट एक लोकल बैकयार्ड में तय होती है जहां आसपास बहुत सारे सट्टेबाज और गुंडे इकट्ठा होते हैं। वॉल्टर को पहली बार फाइटिंग शॉर्ट्स पहनाकर रिंग के अंदर भेजा जाता है, लेकिन जैसे ही फाइट शुरू होती है वॉल्टर का भोलापन सामने आ जाता है। वो सामने वाले फाइटर पर हमला करने के बजाय उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है। सामने वाला फाइटर इसका फायदा उठाता है और वॉल्टर के चेहरे पर एक के बाद एक कई पंच जड़ देता है। वॉल्टर रिंग में सिर्फ मार खा रहा होता है और रोने जैसी शक्ल बना लेता है, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी किसी को मारना सीखा ही नहीं था। एडी और मैरी बाहर से चिल्लाकर वॉल्टर को लड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वॉल्टर बस खुद को छुपाने की कोशिश करता है। तभी सामने वाला फाइटर वॉल्टर को बहुत ज्यादा चिढ़ाने लगता है और उसके पेट पर जोर से घूंसा मारता है। वॉल्टर को इससे दर्द तो नहीं होता, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो घूमकर सीधे उस फाइटर के ऊपर गिर जाता है। अब आप खुद सोचिए, 450 पाउंड का आदमी जब किसी के ऊपर गिरेगा तो उसका क्या हाल होगा। वो फाइटर वहीं पर बेहोश हो जाता है और वॉल्टर अनजाने में ही अपनी पहली फाइट जीत जाता है। एडी इस पूरी फाइट का वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है और उसे इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। देखते ही देखते वो वीडियो वायरल होने लगती है और लोग वॉल्टर को एक अजीब और अनोखा फाइटर मानने लगते हैं। इसके बाद एडी और मैरी मिलकर वॉल्टर के ट्रेनर बन जाते हैं। वो रास्ते में पड़ने वाले खेतों और जंगलों में वॉल्टर को बेसिक मूव्स जैसे कि पंच मारना, डॉज करना और सबमिशन होल्ड्स सिखाने की कोशिश करते हैं। वॉल्टर ट्रेनिंग के दौरान भी कई मजेदार गलतियां करता है जिससे एडी का सिर घूम जाता है, लेकिन मैरी हमेशा प्यार से वॉल्टर को संभाल लेती है। इसी सफर के दौरान एक दिन एक बेहद अजीब वाकया होता है। एक छोटे से गांव के मेले में एक भालू के साथ फाइट का चैलेंज रखा गया था। जो भी उस भालू को हराएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। एडी पैसों के चक्कर में वॉल्टर का नाम वहां भी लिखवा देता है। जब वॉल्टर रिंग में उस असली भालू के सामने आता है तो वो डरने के बजाय भालू को एक बड़ा सा पप डॉग समझ लेता है। वॉल्टर भालू के सामने अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और उसे दुलारने की कोशिश करता है, जिससे वो भालू भी कंफ्यूज हो जाता है और वॉल्टर को नुकसान पहुंचाए बिना वहां से हट जाता है। वॉल्टर की यह मासूमियत और अजीब स्टाइल लोगों को उसका दीवाना बना देती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं इस लंबे सफर में इन तीनों का रिश्ता बदलने लगता है। वॉल्टर, जो अनाथालय की चार दीवारी से बाहर कभी नहीं निकला था, वो पहली बार दुनिया को देख रहा था, आइसक्रीम खा रहा था और जिंदगी के मजे ले रहा था। वहीं दूसरी तरफ रात में कैंपिंग करते वक्त एडी और मैरी एक दूसरे के साथ अपनी पुरानी जिंदगी के दुख सुख शेयर करते हैं। एडी, जो पहले सिर्फ एक मतलबी इंसान था, मैरी और वॉल्टर के साथ रहकर उसका दिल भी पिघलने लगता है और वो इन दोनों की सच्चे दिल से परवाह करने लगता है। यहां तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब विलन मेम्फिस अर्ल को इंटरनेट के जरिए पता चलता है कि एडी को एक ऐसा जायंट मिल गया है जो उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। मेम्फिस अर्ल अच्छी तरह जानता था कि अगर वॉल्टर न्यू ऑर्लियंस के ग्रैंड फिनाले में पहुंच गया तो उसका फाइटर रेडरम शायद ही जीत पाए। इसलिए वो वॉल्टर को मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए एक बेहद नीच और गंदी चाल चलता है। मेम्फिस अर्ल अपने गुंडों के साथ उसी अनाथालय में जाता है जहां वॉल्टर रहता था। वो वहां जाकर वॉल्टर के सबसे प्यारे और छोटे दोस्त हेनरी को जबरदस्ती गोद लेने का नाटक करता है और उसे अपने साथ एक अज्ञात जगह पर ले जाकर बंधक बना लेता है। इसके बाद वो एडी को फोन करके धमकी देता है कि अगर वॉल्टर ने फाइनल मैच में हार नहीं मानी तो वो हेनरी को कभी वापस नहीं छोड़ेंगे। जब यह बात टूर्नामेंट की रात वॉल्टर को पता चलती है तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो रोने लगता है और रिंग में जाने से साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे बस उसका दोस्त हेनरी वापस चाहिए। इस मुश्किल घड़ी में एडी एक सच्चे दोस्त की तरह वॉल्टर के पास बैठता है। वो वॉल्टर को गले लगाता है और उसे हिम्मत देता है। एडी कहता है कि वो हेनरी को कुछ नहीं होने देगा। एडी तुरंत एक प्लान बनाता है और अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों को हेनरी की लोकेशन ढूंढने के लिए भेज देता है।
वो वॉल्टर से कहता है कि जब तक हेनरी को सुरक्षित बचा नहीं लिया जाता तब तक वॉल्टर को रिंग में मैच को जितना हो सके लंबा खींचना होगा, ताकि मेम्फिस अर्ल को शक न हो और वे हेनरी को ढूंढ सकें। अब वक्त आ चुका था न्यू ऑर्लियंस के सबसे बड़े एमएमए टूर्नामेंट बीट डाउन ऑन द बेव के ग्रैंड फिनाले का। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। एक तरफ रिंग में खड़ा था खूंखार, बिना किसी दया के लड़ने वाला रेडरम, और दूसरी तरफ था हमारा सीधा साधा वॉल्टर। मैच की घंटी बजती है। प्लान के मुताबिक वॉल्टर रेडरम पर हमला नहीं करता, वो बस खुद को रेडरम के जानलेवा पंचों और किक्स से बचाने की कोशिश करता है। रेडरम वॉल्टर को बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। वॉल्टर सिर्फ मार खा रहा था और घड़ी की तरफ देख रहा था कि कब एडी का इशारा मिले। तभी स्टेडियम के वीआईपी बॉक्स में मेम्फिस अर्ल खुद हेनरी को लेकर पहुंच जाता है, ताकि वो वॉल्टर को दिखा सके कि हेनरी उसी के कब्जे में है और वो हार मान ले। अपने नन्हे दोस्त हेनरी को रोते हुए और मुसीबत में देखकर वॉल्टर के अंदर का सारा भोलापन एक झटके में गायब हो जाता है। उसे अपनी जिंदगी का सबसे भयंकर गुस्सा आता है। अब वॉल्टर डिफेंड करना बंद कर देता है। जैसे ही रेडरम दोबारा उस पर हमला करने आता है, वॉल्टर उसके पंच को हवा में ही पकड़ लेता है। वॉल्टर की आंखों में अब अंगारे थे। वो रेडरम को एक झटके में हवा में 6 फीट ऊपर उठाता है और रिंग के फ्लोर पर इतनी जोर से पटकता है कि पूरा रिंग हिल जाता है। इसके बाद वॉल्टर रुकता नहीं है। वो रेडरम को अपने शिकंजे में कस लेता है और एक ऐसा सबमिशन होल्ड लगाता है कि रेडरम दर्द से तड़प उठता है और हार मानकर रिंग पर टैप आउट कर देता है। वॉल्टर ये ग्रैंड फिनाले मैच जीत चुका था। पूरा स्टेडियम वॉल्टर के नाम से गूंज उठता है। जैसे ही मैच खत्म होता है, वहां पुलिस की एंट्री होती है, जिसे मैरी ने पहले ही बैकअप के लिए अलर्ट कर रखा था। पुलिस मेम्फिस अर्ल और उसके गुंडों को किडनैपिंग और सट्टेबाजी के जुर्म में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेती है। हेनरी भागकर सीधे रिंग में आता है और वॉल्टर के गले लग जाता है। एडी को पूरे $1 लाख की प्राइज मनी का चेक सौंप दिया जाता है। कहानी के अंत में एडी अपना वादा पूरा करता है। वो उस प्राइज मनी से अनाथालय का सारा पुराना कर्ज चुकाता है और बच्चों के लिए एक बेहद आधुनिक और आलीशान नया किचन बनवाता है। वॉल्टर अब सिर्फ एक अनाथ नहीं था, बल्कि वो पूरे शहर का हीरो बन चुका था। एडी भी अपनी सारी पुरानी बुरी आदतें और चालाकियां छोड़ देता है। वो मैरी से अपने प्यार का इजहार करता है और वॉल्टर के साथ मिलकर एक नई ईमानदार और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करता है। और इसी खूबसूरत हैप्पी एंडिंग के साथ ये शानदार फिल्म यहीं खत्म होती है। जैसे वॉल्टर ने अपने अनाथालय को बचाने के लिए रिंग में पूरी जान लगा दी, वैसे ही हम भी आपके मनोरंजन के लिए हर वीडियो में अपनी पूरी जान झोंक देते हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत जल्द मिलते हैं एक और जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।